भूगोल के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि बिहार का मतलब भूगोल में हमारा पहला टॉपिक होगा, पहला टॉपिक वो है भौगोलिक संरचना। पूरा डिटेल में मैं सिलेबस बता रहा हूँ। इस भौगोलिक संरचना के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। भौगोलिक संरचना में हमारा पहला टॉपिक जिसको पढ़ना है बिहार का भौगोलिक स्थिति। बिहार के भौगोलिक स्थिति को जानेंगे। उसके बाद बिहार भूगर्भिक संरचना, बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है वो किस प्रकार की है, कब यह संरचना क्लियर हुआ, कब ये लगा कि हाँ इस प्रकार की संरचना है बिहार की, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब देखिए, बिहार भूगर्भिक संरचना को जानने के लिए आपको एक सही समझ होनी चाहिए। बिहार इसे हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, भौगोलिक संरचना के अंतर्गत ही अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमारा पहला क्या हो गया, भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना में पहला पॉइंट जिसको हमको पढ़ना है बिहार का भौगोलिक स्थिति। दूसरा बिहार की भूगर्भिक संरचना। इसके अंतर्गत मैंने 4 पार्ट्स को बांटा है। तो वो आपका होगा पहला धारवाड़ चट्टान, दूसरा विंध्य चट्टान, तीसरा टर्शियरी चट्टान और चौथा क्वाटरनरी चट्टान। और उसके बाद में धारवाड़ चट्टान के बारे में स्पेशल से पढ़ेंगे कुछ डिटेल में, ताकि क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छूटेंगे। जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करा दूंगा, मेरा ये मानना होगा कि आपको एक सही समझ मिलेगी। सिर्फ मैं सिलेबस ही आपको इस मेथड से बता रहा हूँ, बाकी आपको जैसे ही मैं सिलेबस को फॉलो करना स्टार्ट करूँगा तो मैं फिजिकली पढ़ाऊँगा, अर्थात मैं मैप के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक को क्लियर कर दूँगा, ताकि एक सही समझ हो जाएगी आप लोगों के पास। तो देखिए, हम लोग बिहार भूगर्भिक संरचना को 4 भागों में बांट दिए हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है बिहार की भौतिक संरचना, ये एक नया टॉपिक है, एक नया पार्ट आ जाएगा। तो उसमें हम लोग को जो पढ़ना है इसके अंतर्गत, उसमें हम लोग देखेंगे शिवालिक का परिवर्तन क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट में देखेंगे दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र। इसमें आपको एक सही अप्रोच होना जरूरी है। तो अभी मैंने क्या कहा, अभी देखिए ये एक ही टॉपिक है, भौगोलिक संरचना के अंतर्गत ही हमको पहला हमारा बिहार का पहला टॉपिक है भौगोलिक संरचना। इसमें कौन क्या पढ़ना है पहले, तो बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार का भूगर्भिक संरचना। इसको 4 भागों में बांटे हैं, धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान, टर्शियरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान। उसके बाद बिहार की भौतिक संरचना को जानने के लिए शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे, बिहार का मैदानी भाग पढ़ेंगे, दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे, और इसी के बाद हम लोग एक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेरा एक ही टॉपिक हुआ, एक टॉपिक के अंतर्गत इतना पॉइंट्स को पढ़ेंगे और एक सही समझ के साथ, ताकि आप एक ना केवल पढ़ें बल्कि समझने के साथ साथ उसे याद भी करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट आता है हमारा जलवायु। देखिए, जलवायु बिहार में 3 ही प्रमुख जलवायु हम लोग लेके चलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं पीटी में। तो पहला है हमारा ग्रीष्म ऋतु। जैसे कि सभी को पता है 3 ऋतु ओरिजिनल रूप में होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ की मिट्टी, बिहार की मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिहार की मिट्टी को जानना किस हद तक सही है, क्योंकि बिहार आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। उसमें मिट्टी की क्या भूमिका होगी ये आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो मिट्टी के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में कि बिहार की मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, किस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, किस क्षेत्र में कम पाई जाती है। तो ये देखिए, तो बिहार की मृदा पढ़ने के लिए हम लोग उत्तर बिहार का मृदा पढ़ेंगे। मृदा उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में, उत्तर बिहार की मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी पाए जाएंगे, किस क्षेत्र में पाए जाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। कि उप बिहार, उप हिमालय की पर्वतीय पादीय मिट्टी, दलदली या तराई क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी और नवीन जलोढ़ या खादर मृदा मतलब मट्टी। तो उत्तर बिहार की मिट्टी ये 4 भागों में बटा हुआ, कौन कौन से, एक उप हिमालय की पर्वत पादीय मिट्टी, दलदली या तराई क्षेत्र की मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी, नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। नेक्स्ट जो है हमारा, ये तो उत्तर का पढ़ लिया। अब दक्षिण में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। दक्षिण में हम लोगों को पढ़ना है दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी के बारे में। तो कगारी मिट्टी, ताल मिट्टी, केवाल मिट्टी और बलथर मिट्टी, ये आपका हो गया दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी।
इससे पहले हम लोग देखिए उत्तर बिहार की मिट्टी, अब देखिए दक्षिण बिहार की मिट्टी। अब जो हम पार्ट देखेंगे वो देखेंगे दक्षिण के संकीर्ण पठार की मिट्टी, दक्षिण के संकीर्ण पठार की मिट्टी। देखिए इसको हम एक मैप से आपको समझा देते हैं ताकि आपको समझना आसान रहे। जैसे कि मान लेते हैं ये जैसे हमारा ये बिहार है, सिलेबस को थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद लोग पढ़ते ही रहेंगे। जैसे मानते ये बिहार है, तो आपका ये बीच वाला भाग गंगा भाग हो गया, तो इस साइड आपका हो गया उत्तरी मैदान और इस साइड हो गया आपका दक्षिण का मैदान। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये छोटा छोटा ये जो साइड में एरिया देख रहे हैं, इसको हम लोग दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग कहते हैं। तो उत्तर में तो देख ही रही है हम लोग, उत्तर में कौन कौन सी मिट्टी पड़नी है। तो इधर जो हिमालय का भाग है, तो हम लोग उप हिमालय की पर्वत पादीय मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। फिर दलदली क्षेत्र, गंगा के किनारे वाले भाग में जो दलदली का क्षेत्र पाया जाता है उन सबों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी पढ़ेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी या बांगर मृदा, ये हम लोग ऊपर में ही पढ़ लेंगे। ये हो गया उत्तर का। अब आते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, एक दक्षिण के मैदानी भाग में और एक दक्षिण के पठारी भाग में। तो दक्षिण के मैदानी भाग में कगारी मिट्टी, ताल मिट्टी, करल कैवाल मिट्टी और बलथर मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में। जबकि इस क्षेत्र में आप जो देख रहे हैं ये क्षेत्र आपका पठारी भाग आता है। इस क्षेत्र में हम लोगों को पढ़ना है लाल बलुई मिट्टी, लाल बालू टाइप का आप देखते होंगे कभी कभी, तो बालू टाइप का लाल लाल मिट्टी रहता है, तो लाल बलुई मिट्टी पढ़ेंगे। फिर दूसरा होगा लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। और एक और भी पॉइंट जिसको हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ना जरूरी है कि मिट्टी का निर्माण का एक सही प्रक्रिया क्या होना है, कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर मृदा का वर्गीकरण करेंगे कि किस किस प्रकार से निर्माण होता है, उसके अनुसार से हम लोग मिट्टी को अलग अलग भागों में बांट देंगे। तो मृदा के अंतर्गत इतना पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है अफवाह तंत्र को लेके। अफवाह तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस अब जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। आज के समय में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक अप्रोच के साथ पूछे जाते हैं कि हाँ ये बच्चे का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम्स को क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। अब देखिए बिहार में नदियों का वर्गीकरण, इसको भी हम लोग आपको एक बार मैप से बता देते हैं सिलेबस को। देखिए मैप से समझना आपको आसान हो जाएगा। ये हमारा हो गया बिहार, ये बिहार हो गया। अब देखिए बिहार में भी एक उत्तर से बहने वाली नदियाँ होगी, दक्षिण में बहने वाली नदियाँ होगी। तो एक अप्रोच लेके चलते हैं। देखिए उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं, उत्तर बिहार की नदियाँ के बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो गंगा नदी, ये बीचों बीच गंगा नदी है, बीचों बीच गंगा नदी है। अब इसी साइड देखिए घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कोसी, कमला, महानंदा, ये जो नदियां हैं ये उत्तर में बहने वाली नदियां हैं। कभी कभी आपको तो इसी से क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर बिहार की नदियां निम्नलिखित में से कौन, उत्तर बिहार की नदियां का क्रम भी है या उत्तर बिहार में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो दो चार ऑप्शन आपको दे देगा उत्तर बिहार से और एक दे देगा दक्षिण से। तो दक्षिण से हम लोग देखेंगे कौन कौन से पढ़ना है। एक गंगा नदी हम लोग पढ़ेंगे, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कोसी, कमला और महानंदा, ये जो है आपका नदी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये नदी जो आपका आता है इसमें आपको उत्तर के बारे में पढ़ना हो, तो उत्तर में बहने वाली नदियाँ के बारे में हम लोग देखेंगे। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दक्षिण के बारे में देखेंगे कि दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन कौन सी, दक्षिण में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो फिर से एक बार मैप देख लिया जाए। मैप देखिए, मैप से आपको समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ मैप पे फोकस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मैप के माध्यम से ही बताऊँगा और बताऊँगा, बल्कि सही अप्रोच हो जाएगी मैथ्स को या ज्योग्राफी को समझ पाना। तो उत्तर हो गया हम लोग, ये तो पहले बांध दिया, ये उत्तर का भाग हो गया, ये दक्षिण का भाग हो गया, ये पूरब का भाग हो गया और ये पश्चिम का। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो दक्षिण में बहने वाली नदियाँ। तो पुनपुन नदी, फल्गु नदी, अजय नदी, सकरी नदी, कर्मनाशा नदी, क्यूल नदी, ये नदियाँ जो है बिहार के दक्षिण में बहती है। तो देख लिए हम लोग नदियों का क्रम। सबसे पहले अफवाह तंत्र के अंतर्गत बिहार की नदियों का वर्गीकरण हम लोग किए हैं, जिसमें उत्तर बिहार की नदियों के बारे में पढ़ना है, फिर दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में पढ़ना है। अब नदी आ गया तो हम लोग परियोजना भी कुछ इसी में इंक्लूड कर लेंगे और यह भी तुलना करेंगे कि उत्तर में बहने वाली नदियाँ और दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियाँ में किस प्रकार की नदियाँ बहुत ज़्यादा योगदान देती है बिहार में कृषि प्रधानता को लेके।
इसके साथ साथ इसी में हम लोग जलप्रपात को पढ़ लेंगे, झील को भी पढ़ लेंगे, और कौन सी नदी को जोड़ के परियोजना बनाया गया है उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछना ही पूछना है। ये ब्रह्मा जी का लकीर है, क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक हमारा कवर होने के बाद नेक्स्ट आता है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, जब आपको नदियों का एक सही क्रम पता चल जाएगा ना, तो सिंचाई का अध्ययन करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। आप देखिए कि सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना, ये बहुउद्देशीय परियोजना क्यों लाई जाती है, सिंचाई क्या? तो देखिए, जब हम जानते हैं बिहार भी कृषि प्रधान है, तो यहाँ पे जो नदियाँ से, तालाब से, नलकूपों से जो खेत में पानी दिया जाता है, उसके लिए एक परियोजना लाया जाता है, नदियों को मिलाकर उसको हम लोग सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में चलते हैं, मानते हैं। तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट देखेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे बिहार में सिंचाई की परियोजना क्या है, बिहार में किस प्रकार से सिंचाई की जाती है, नलकूपों से, तालाब से, नदियाँ से, उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंचाई की क्षमता क्या है, कि ऐसा नहीं क्या मानिए बिहार का, जैसे यदि हम एरिया की बात करेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण क्षेत्र पे तो बिल्कुल ही नहीं खेती हो पाती है, तो मात्र अभी तक में 7.75% की अप्रॉक्स में खेती होती है क्षेत्र में, उसमें भी उसकी क्षमता क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बृहत एवं मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, बिहार में सिंचाई के साधन, उसके बारे में देखेंगे। अब नहर, देखिए ये नहर जो है, नहर के माध्यम से हम लोग सिंचाई करेंगे। तो सोन नदी परियोजना, जिस नदी पे बनाया जाता है ये परियोजना उसी नाम पर रख दिया जाता है, तो ये सोन नदी पे बनाई गई होगी, तो क्या नाम रख दिए हम लोग, सोन नदी परियोजना। त्रिवेणी नहर, देखिए त्रिवेणी नहर यदि आप लोग जैसे कि मैप देखते हैं, जैसे बिहार का उत्तरी भाग हो गया, तो उत्तरी भाग में आप लोग यहाँ पर शिवालिक, हम आगे पढ़ेंगे नहर में देखेंगे थोड़ा, कि शिवालिक नहर, रामदून का हो गया, शिवालिक पर्वत, ये सब के अंतर्गत जो है आपका त्रिवेणी नहर आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। त्यूर एवं ढाका नहर, त्यूर एवं ढाका नहर, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए ये सब पॉइंट आपको एक समझ जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिस टॉपिक का भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस एग्जाम में क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बनेंगे, हाँ, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप अफवाह तंत्र पढ़िएगा। बिहार का अफवाह तंत्र जब पढ़ लीजिएगा तो इसको समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कमला नहर परियोजना। नेक्स्ट में आ जाता है हमारा कमला नहर परियोजना। तो ये हमारा परियोजना का कॉन्सेप्ट रहा है। नेक्स्ट में और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी परियोजना के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे, मतलब सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं आपका ज्योग्राफी का सेशन आया, तो ज्योग्राफी में भी मैं 10 से 12 वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, वैसे टॉपिक्स को मैं कवर कर दूंगा, 100% कवर कर दूंगा, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिए हमारा है गंडक एवं नदी परियोजना। आप गंडक नदी पे परियोजना बनाया होगा तो गंडक परियोजना, तो आपको जो नदियां हैं उस पर जो बनाई गई है परियोजना उसी के नाम से देख लेंगे। फिर कोसी परियोजना होगा, कोसी में भी पूर्वी कोसी नहर परियोजना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। अब एक छतरा नहर परियोजना, रामपुर नहर, इसी के अंतर्गत आएगा। आपको कोसी परियोजना के अंतर्गत 5 प्रकार की परियोजना है, उसमें हम लोग देखें कौन कौन सा, पूर्वी नहर, पश्चिमी, छतरा और राजपुर नहर। उसके बाद सकरी नहर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना। ये सब छोटा छोटा पॉइंट, एक एक लाइन का पॉइंट है, लेकिन डिस्कस करना इसलिए जरूरी है, आपको एक सही समझ मिल जाएगा, क्योंकि आप बिहार, इसमें हम इसलिए इसको थोड़ा डिटेल किए हैं, क्योंकि यदि हम लोग भारत में जो भारत का जो भूगोल है उसके बारे में यदि नहीं भी पढ़ पाते हैं तो एक सही समझ के साथ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना में नलकूप, तालाब, कुआं और पाइप के माध्यम से इसमें किया जाएगा। तो अभी तक जो हम लोग देखें वो सिंचाई के प्रक्रम को देखें, सिंचाई की क्षमता क्या है, किस प्रकार से सिंचाई की जाएगी, कि लघु स्तरीय होगी या बृहत स्तरीय होगी, किस किस परियोजना के माध्यम से, इन सभी को पॉइंट हम लोग देखें। अब बहुउद्देशीय परियोजना क्या, तो बहुउद्देशीय परियोजना मतलब ये कि ये वैसा जहाँ पे हम लोग नदी बना रहे हैं, जहाँ नहर परियोजना बना रहे हैं, वहाँ से 2, 3, 4 जगह पानी जाने का सुविधा है या नहीं, उसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना मतलब बनाए हैं नदी के लिए, लेकिन 4-5 नदियों के क्षेत्र में जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानेंगे। अब देखिए इसको एक सही समझ, जैसे कि ऊपर में आप आपका देख लिए हैं कि ये हो गया आपका बहुउद्देशीय परियोजना में कोसी परियोजना, जैसा कि बताए थे, पूर्वी भाग में भी, पश्चिमी भाग में भी, छात्रा भाग में और राजपुर क्षेत्र में भी इस परियोजना का काम किया जाता। फिर गंडक परियोजना में भी हम लोग देखेंगे, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, बाण सागर जल विवाद, ये इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको एक समझते हैं, क्योंकि जल विवाद है, विवादित क्षेत्र है, जल को लेके थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो ये हमारा भी सिलेबस, इसको अच्छे से आप सिलेबस माइंड में अटैच कर लीजिए, जब भी मौका मिले उसको पढ़ते रहिए। बाण सागर जल विवाद, बिहार में विद्युत उत्पादन की स्थिति। अब विद्युत उत्पादन किसके क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे, सिलेबस से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यदि आप एक बार प्रीवियस ईयर देखिएगा, प्रीवियस ईयर के लिए भी मैं एक नया वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें आपको एक सही समझ होगी। देखिए उसमें क्या है कि आपको 150 क्वेश्चन यदि पूछे जा रहे हैं, 150 क्वेश्चन, तो एक बार में 150 क्वेश्चन आपको समझना भी थोड़ा दिक्कत होगा और हमें बताने में भी। इसीलिए जो है हम लोग 50-50 क्वेश्चन का सीरीज बनाएंगे, 50 क्वेश्चन का सीरीज बनाएंगे और 3 वीडियोज़ में पूरे 150 क्वेश्चन का एक सही कॉन्सेप्ट देंगे, ताकि आप एक सच्ची सही मतलब एक सही तरीके से समझ के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। और ऐसा प्रक्रिया बिल्कुल ना अपनाएं कि सिलेबस में हम लोग इस क्वेश्चन बैंक को पढ़े भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो हम लोग 150 क्वेश्चन को 50-50 डिवाइड कर लेंगे और 50-50 डिवाइड करने के बाद स्टडी करना आसान रहेगा। क्योंकि देखिए 65वीं, 64वीं, 63वीं, मतलब आपको 55 से 53 से लेके मैं 65 तक के क्वेश्चन बैंक को कवर करूंगा। इस हिसाब से मेरा नवंबर तक में आपका पूरा क्वेश्चन बैंक क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उसके साथ भी काम करेंगे और टेस्ट के लिए भी मैं 25-25 क्वेश्चन का सीरीज लाता रहूँगा, उसको आप लोग देखिए। मतलब ये मेरा चैनल ही बिहार को लेके, बिहार पे मेरा ज़्यादा फोकस होगा। आपका जितना भी बिहार से एग्जाम हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, विधानसभा बिहार का जो अभी होने वाला होगा, और बिहार दरोगा का, बीपीएससी का, सभी होंगे। ये पीटी स्तर से लेकर मेंस स्तर तक का ये इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिससे आपको पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र, कांटी विद्युत उत्पादन लिमिटेड, कोसी जल विद्युत केंद्र, पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, सोन पश्चिम लिंक नहर। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि अगनूर जल विद्युत परियोजना, ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना, त्रिवेणी लिंक नहर का परियोजना, नासरीगंज सवरी जल विद्युत परियोजना, जयनगर जल विद्युत परियोजना, सिरखिंडा जल विद्युत परियोजना, बेलसार जल विद्युत परियोजना और बिहार में निर्माणाधीन विद्युत इकाइयाँ। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग पढ़े सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत के पॉइंट को। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, वो आपका होगा आपदा प्रबंधन के लिए। देखिए आपदा प्रबंधन में एक अप्रोच बनाइए आप, ये सिर्फ आपका अपना समझ होना चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। ये जो है आपको एक सही समझ होना चाहिए कि अचानक से बाढ़ आने की संभावना हो गई, तो आप पहले 2 चीज़ें, कि आप घर से व्यक्ति को लेके भागिएगा, सामान लेके भागिएगा। तो ऑब्वियसली है कि आप व्यक्ति को लेके भागिएगा। तो वही एक आपदा प्रबंधन में सिर्फ इतना ही आपको अप्रोच बनाना है। इस आपदा प्रबंधन में हमारा पहला टॉपिक होगा आपदा को पढ़ेंगे, दूसरा बिहार में आपदाएं को पढ़ेंगे। आपदा तो पढ़ना है कि बिहार में ही जो आपदा है प्रमुख रूप से बाढ़, सूखा, भूकंप, उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा जैसे कि आपको पता, आप लोग सोच रहे होंगे कितना बड़ा सिलेबस है, इसको सही समझ तरीके से, तो मैंने ये पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। आपको एक सिलेबस एक बार देख लीजिए किसके अंतर्गत पढ़ना क्या है। सिलेबस तो मात्र 12-14 टॉपिक ही, लेकिन इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है मैं वैसे चीज़ को भी बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा। इसलिए आप लोग पैसेंस रखें, एक बार वीडियो को देखिए अच्छे से कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद तो मैं 10 से 12 वीडियो में आपको बोल ही दिया, पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा एक सच्ची और एक सही तरीके से। चलिए, तो आपदा के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है बिहार में आपदाएं, बाढ़, सूखा, भूकंप। बिहार में भूकंप पढ़ेंगे, भूकंप का प्रबंधन करेंगे कि भूकंप दिया जाए तो किस प्रकार से हम लोग बचाव करेंगे। आपदा प्रबंधन की दिशा में बिहार राज्य के प्रयास, आपदा जो आ रही है उसमें बिहार राज्य का क्या भूमिका है उसके बारे में देखेंगे। बिहार राज्य आपदा मोचन बल, मतलब ये आपदा जो है इसके लिए कहाँ तक हम एफर्ट लगा सकते हैं। सेदाई फ्रेमवर्क और बिहार, देखिए इस पॉइंट को आप लोग टिक कर लीजिए, इसको मैं स्पेशली बताऊंगा क्योंकि ये मेंस के दृष्टिकोण से हो सकता है मे भी क्वेश्चन इंक्लूड रह सके। नेक्स्ट है हमारा आपदा जोखिम मोचन का बिहार शिखर सम्मेलन। आपदा को लेके भी कभी कभी सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और बिहार में आपदा प्रबंधन का क्रमिक विकास। आपको ये लग रहा होगा लंबा, लेकिन देखिए यदि आपदा आ जाए, अभी आप मानिए आपके डिस्ट्रिक्ट में यदि आपदा आता है तो आप ग्रामीण स्तर पे क्या व्यवस्था कीजिएगा, एक स्थानीय व्यवस्था क्या कीजिए ग्रामीण स्तर पे, उसके अलावा जो वहाँ के डीएमएसपी वगैरह होंगे वो क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उसके अंतर्गत मान लीजिए गाँव कस्बे हैं तो सरपंच मुखिया क्या योगदान दे रहा है, आपदा आ गया किस प्रकार से बचाव करना चाहिए, ये सब हम लोग स्थानीय प्राधिकरण, जिला आपदा प्राधिकरण, उसके अलावा राज्य सरकार आपके लिए क्या कर रही है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस आपदा के अंदर कितना वर्क है, मात्र 10 से 5 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा।
नेक्स्ट आते हैं बिहार में जो वन एवं वन्य जीव है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो बिहार में जो वन है एवं वन्य जीव है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बिहार में वन के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में वन की क्या भूमिका है। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में वन स्थिति, देखिए आप लोग ये 2017 देख रहे होंगे, तो 2017, 2018, 2019 और 20 ये सब को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ तरक्की कर रहे हैं, अर्थात बिहार कुछ तरक्की कर रहा है वन को लेके, उसका एक रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि आपको मेंस में भी यदि क्वेश्चन से पूछे जाए तो सॉल्व करना आसान हो जाए। बिहार में वनों के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना जरूरी है वो देखिए। संचालित प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, मतलब वन की बढ़ोतरी के लिए कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं। वानिकी दिवस, वानिकी विकास, कृषि वानिकी योजना, मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना, उसर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण, वृक्ष संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री छात्र वृक्ष योजना, राज्य वन विकास अभिकरण, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य अभ्यारण्य, वन्य प्राणी दंतग्रहण योजना, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और प्रमुख पक्षी विहार। ये आपका वानिकी को लेके कॉन्सेप्ट है, टॉपिक्स में वानिकी को लेके कॉन्सेप्ट है। फिर लास्ट में मैं बता दूंगा कि ज्योग्राफी में मात्र 12-14 टॉपिक्स ही पढ़ना है। आप लोग को शायद लग रहा होगा कि लंबा खासा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि वन एवं वन्य जीव के अंतर्गत जो टॉपिक्स को कवर करना है वो पॉइंट को मैंने कवर करने का कोशिश किया, इसीलिए थोड़ा लंबा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में जो हम लोग आते हैं ये ज्योग्राफी का ही पार्ट में। अब आते हैं हम कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन वाले पॉइंट में आते हैं। तो कृषि एवं पशुपालन को समझना आसान है, जैसे कि हम देखिए क्रम लेके चल रहे हैं, पहले नदी पढ़ेंगे, फिर सिंचाई पढ़ेंगे, कृषि एवं पशुपालन, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। मात्र 15 मिनट में मैं समझा दूंगा, इतना आप गारंटी लेता हूँ। फिर आगे जब टॉपिक्स आएंगे तो देखेंगे हम लोग। अब देखिए बिहार में कृषि एवं पशुपालन जाने के लिए कृषि जलवायु प्रदेश जाना पड़ेगा, अर्थात बिहार में जो कृषि व्यवस्था बनाई जाती है वो किस स्तर पर थी, किस मौसम में किस प्रकार की उपज होती है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ की भूमि उपयोग जानेंगे, फसल के प्रतिरूप को जानेंगे, किस किस प्रकार की फसल को उपजाया जाता है, कौन सी रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन इससे बनते हैं। उत्पादन तथा उत्पादकता के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कृषि के उत्पादन के लिए उत्पादकता क्या क्या कार्य कर पा रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। बिहार की प्रमुख फसल कौन कौन से उसके बारे में हम एक दृष्टि ले लेते हैं ताकि आपको एक सही अप्रोच मिल सके। तो बिहार की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो चावल, धान, गेहूँ, मक्का, मडुआ अथवा रागी, दलहन, गन्ना, जूट, बागवानी, कृषि लागत सामग्री, उर्वरक, सिंचाई, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और राज्य सरकार की कृषि विकास योजनाएं, अर्थात कृषि के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही है वो किस हद तक सहयोग है इसके बारे में देखेंगे। इसको मैं करंट से इंक्लूड करूंगा, जितने भी राज्य सरकार की योजना देख रहे हैं आप, हर एक टॉपिक में राज्य सरकार आ रहा है तो उसको मैं करंट से रिलेटेड करूंगा ताकि क्वेश्चन उससे छूटे ही नहीं। तो मैंने इस तरह से सिलेबस को डिजाइन करके रखा है ताकि आपको एक बार मतलब वीडियो देख रहे हैं तो उससे आपको फायदा ही फायदा होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा पहले खनिज संपदा, अर्थात खनिज संसाधन कौन कौन से हैं। तो प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बोलता है कि कभी कभी पूछा जाएगा आप लोगों से कि मैग्नीज का उत्पादन भारत स्तर पर सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, विश्व स्तर पे, हो सकता है बिहार स्तर पे भी पूछ दें। तो प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मैग्नीज, अभ्रक, पायराइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, एस्बेस्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया, सोडा ये भी पूछा गया, और मोनाजाइट इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग अच्छे से देखिए तब एक आपको सही अप्रोच मिलेगा। हाँ, चूंकि आप इनिशियल पीरियड में है तो उतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन यदि सही अप्रोच लेके चल रहे हैं तो आपको और आसान हो जाएगी। तो मोनाजाइट हम लोग देखिए, बेरिलियम, यूरेनियम और फेल्सपार, ये जो क्षेत्र है इसके बारे में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ सोना, लौह अयस्क, क्वार्टरजाइट, बॉक्साइट, स्लेट, बालू पत्थर, साबुन पत्थर, ग्रेनाइट, ऊर्जा संसाधन, फिर कोयला एवं पेट्रोलियम, ये हमारा पार्ट होगा जो इम्पोर्टेंट हो गए। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे भी कौन कौन से वैसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में उद्योग के लेके, बिहार में उद्योग की स्थिति कैसी है, आप लोग अच्छे से भली भांति परिचित हैं। तो बिहार में औद्योगिक परिदृश्य को देखेंगे। बिहार की प्रमुख उद्योग में कौन कौन से आते हैं, कृषि आधारित उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या दुग्ध उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये सब बिहार सरकार की योजनाओं के अंतर्गत भी इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए, राज्य खाद्य प्रसंस्करण निर्देशानुसार द्वारा
खाद्य प्रसंस्करण हेतु संचालित प्रमुख योजना। मैंने बताया ना, देख रहे हैं आप, ज्योग्राफी में हर एक टॉपिक में बिहार का पॉइंट ले रहा हूँ ताकि मैं उसको करंट अफेयर से इंक्लूड कर सकूँ, एक सही समझ बना सकूँ आपके लिए कि किस प्रकार से समझने का तरीका होना चाहिए कि सिलेबस से ही क्वेश्चन आने हैं, सिलेबस को पढ़ लेंगे। 70 से 80 टॉपिक्स यदि होते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लिया जाए, टाइम ही टाइम है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट में, योजनाएं देख लिए। रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन हम लोग भारत स्तर पे, केंद्र स्तर पे और बिहार स्तर पे पढ़ेंगे। अब देखिए टसर विकास योजना, टसर विकास योजना उद्योग के क्षेत्र में लाया गया। जूट उद्योग 127, जूट पार्क 127, चर्म उद्योग, देखिए इसको आप लोग पढ़िएगा, जूट उद्योग 127, जूट पार्क 127, ठीक है। इसका एक स्कीम है वो बताएंगे हम लोग। हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग में मतलब हाथ के द्वारा जो सहयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो बहुत सी योजना भी निकाले गए हथकरघा को लेकर, तो उस पर हम तो चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना, भागलपुर हथकरघा महासंकुल, पावरलूम, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब जानना जरूरी है आपको क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे 1-2 से, और मैं बोल ही चुका हूँ 10 से 12 वीडियो में आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। क्रशर उद्योग, रासायनिक उद्योग, रेल कारखाना उद्योग, शीशा उद्योग, तंबाकू उद्योग, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। वन्य आधारित उद्योग, वन्य पे जो आधारित उद्योग है जैसे लकड़ी उद्योग, बांस एवं बेंत आधारित उद्योग, कागज उद्योग, उसके साथ प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं, ये देख लेंगे। तो ये हो गया आपका। तो बिहार में आप परिवहन के बारे में देखते हैं, परिवहन एवं संचार में तो बिहार के जो साधन हैं उसमें आपका सड़क परिवहन है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजकीय मार्ग है, मुख्य जिला मार्ग है, ग्रामीण मार्ग है। राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जो परिवहन के लिए स्कीम्स लाया गया है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे और बिहार में प्रथम बार रेल कब चलाया गया, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। अब वायु परिवहन की थोड़ा चर्चा कर लें तो नागरिक उड्डयन नीति के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रीय संपर्क कोष के बारे में पढ़ेंगे, जल मार्ग पढ़ेंगे। साथ ही संचार के कौन कौन से साधन है उसके बारे में देखते हैं। तो दूर संचार, आकाशवाणी, डाक संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपका टॉपिक जो है परिवहन के अंतर्गत इंक्लूड हो जाता है। अब हमारा लास्ट और 14वां जो टॉपिक्स को पढ़ना है वो है जनसंख्या एवं जननांकीय। देखिए इसको मैं पहले ही बता दूंगा आपको क्योंकि इससे क्वेश्चन ब्रह्मा जी का लकीर है। यदि आप बीपीएससी का दे रहे तो 5 से 6 क्वेश्चन, बिहार दरोगा का दे रहे हैं तो 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, जिसको हम लोग देखेंगे। चूंकि ये जनगणना पे आधारित प्रश्न रहेंगे तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसमें हम लोग जनसंख्या का आकार एवं वितरण पढ़ेंगे, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, घनत्व के आधार पर जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, किस प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन लाया जा सकता है, जनसंख्या संगठन, लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता दर के बारे में पढ़ेंगे, व्यावसायिक संरचना, साथ ही साथ ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के बारे में भी डिस्कस करेंगे और नगरीकरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या, धार्मिक संरचना और जनसंख्या नीति। इन सभी जो इंपॉर्टेंट है ऐसे पॉइंट्स को हम लोग इसमें कवर अप करने का कोशिश किए हैं, जिसको आप लोग एक सही अप्रोच के साथ समझ सकते हैं। बाकी जो हमारा नेक्स्ट होगा उस पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आयु संरचना, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, ग्रामीण एवं नगरीय संरचना, नगरीकरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, धार्मिक संरचना और जनसंख्या नीति। तो ये आपका ज्योग्राफी का एक अप्रोच हो गया कि कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे और उस पॉइंट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, वैसे पॉइंट्स को मैंने कवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि भले आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई जो उसको आप झुठला नहीं सकते। पढ़ रहे हैं आप, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो एक अधिकारी है और अधिकारी के लिए आप लोग 1 घंटे 2 घंटे साइड से स्ट्रगल नहीं कीजिएगा तब तक तो संभव है नहीं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने सिलेबस बताया है वो बिहार से रिलेटेड किसी का भी एग्जाम हो जाए उससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बहुत जल्द आऊँगा और जिसमें ये बताऊँगा कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। इसके अलावा भी कुछ वैसे पॉइंट हैं जिसको आपको मानसिक रूप से जानना जरूरी है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं बनेंगे, वो मेंस के रिलेटेड से 1-2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेंगे, लेकिन एक सही अप्रोच के लिए वो टॉपिक्स हैं। तो हम लोग राज्य व्यवस्था को देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उसके बाद अर्थव्यवस्था को, उसके बाद जो है हम लोग लोक कला एवं संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, पर्व, मेले, महोत्सव, भाषा एवं साहित्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य और खेलकूद, इन सभी पॉइंट्स को कवर अप करने का कोशिश करेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा पहला वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, अभी तक के लिए